जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस ने मैदान में उतारा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। टेंशन में अमेरिका। F-22 जैसे ब्रह्मास्त्र को कर सकते हैं फेल। रूस की कदम से अमेरिका की उड़ी नींद। वहीं दूसरी ओर रूस या उत्तर कोरिया पर हुआ हमला तो एक दूसरे की करेंगे मदद। पुतिन और किम जोंग का बड़ा ऐलान। निशाने पर कौन, इसी के साथ आपको बताएंगे। भारत में वायु प्रदूषण से एक साल में 21 लाख मौतें, 1.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने भी गंवाई जान। चौंकाने वाली रिपोर्ट। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूसी सेना की ओर से हाल ही में लेटेस्ट जनरेशन की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-500 की तैनाती की घोषणा की है। रूसी एयर डिफेंस अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमानों के लिए नया खतरा है, क्योंकि नई रूसी S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम F-35 और F-22 रैप्टर जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों को रोकने में सक्षम होगी। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट का कहना है कि S-500 की तैनाती काफी लंबे टेस्ट के बाद की गई है। रूस ने S-500 को इसके पिछला S-400 से अपग्रेड करते हुए तैयार किया है। इसकी तैनाती यूक्रेन के खिलाफ महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर की गई है। रूस ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान उठाना पड़ा है। आर्मी रिकॉग्निशन की रिपोर्ट के मुताबिक S-500 सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों, विमानों और यहां तक कि लव क्लास के सैटेलाइट को भी टारगेट कर सकता है। यह रूस की डिफेंसिव पोजीशन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। रूस ने क्रीमिया में इस एयर डिफेंस की तैनाती की है, जो रणनीतिक महत्व को रूसी मिलिट्री रसद के लिए एक अहम कॉरिडोर है। यूक्रेन और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच S-500 की मौजूदगी एयर डिफेंस पावर के संतुलन में बड़ा बदलाव दिखाती है। यह अत्याधुनिक अमेरिकी लड़ाकू जेटों से जुड़ी हवाई गतिविधियों को भी रोकेगा। आपको बता दें कि S-500 एयर डिफेंस के रडार और टारगेट सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस है, जो 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट की पहचान कर सकते हैं। ये लंबी दूरी की क्षमता सिस्टम को अपने जुड़ाव इलाके में एंट्री करने से पहले लक्ष्यों को अच्छी तरह से पहचानने और ट्रैक करने की सलाहियत रखते हैं। इसका रडार भी एक साथ ट्रैकिंग और एंगेजमेंट सहित कई मोड में काम कर सकता है। फायर पावर के लिहाज से S-500 विभिन्न लक्ष्यों के लिए तैयार की गई कई प्रकार की मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइल 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, जिससे S-500 अपने मध्य चरण के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और लो ऑर्बिट सैटेलाइट को शामिल करने के काबिल बनाता है। अमेरिकी वायु सेना के लिए बेहद अहम F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे स्टील्थ जहाजों को टारगेट करने की सिस्टम की पावर S-500 के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। S-500 एडवांस रडार तकनीक का उपयोग करता है, जो उन विमानों का पता लगा सकता है जिन्हें पारंपरिक रडार प्रणालियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा S-500 एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। ये इसे ऐसे खतरे वाले माहौल में काफी प्रभावी बनाता है, जहां आने वाले कई खतरों को जल्दी और कुशलता से संबोधित किया जाना जरूरी हो। दरअसल F-35 लाइटनिंग II और F-22 रैप्टर दुनिया के दो सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं, जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है। F-35 एक बहुउद्देशीय स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे जमीनी हमले, टोही और एयर डिफेंस मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत स्टील्थ तकनीक है, जिससे रडार द्वारा इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। F-35 अत्याधुनिक सेंसर और एवियोनिक्स से लैस है। इनके अलावा कई तरह की खूबी इन विमानों में है। ये दोनों विमान अगर रूसी डिफेंस सिस्टम की जेह में आते हैं तो निश्चित ही अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल में पहली बार उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। पुतिन कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में पहुंचे तो न सिर्फ किम जोंग बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। बुधवार को जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्योंगयांग में निकले तो बड़ी तादाद में उत्तर कोरियाई लोग वेलकम पुतिन के नारे लगाते हुए सड़क के दोनों ओर खड़े दिखे। बच्चे और बड़े सभी हाथों में उत्तर कोरियाई झंडे, फूलों के गुलदस्ते और पुतिन के स्वागत वाले प्ले कार्ड लिए हुए थे। उत्तर कोरिया की राजधानी में
किम इल सुंग स्क्वायर पर पुतिन और किम जोंग ने स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पुतिन और किम ने साफ किया कि रूस या उत्तर कोरिया में से किसी पर तीसरे देश ने हमला किया तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। दरअसल पुतिन बुधवार तड़के उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। पश्चिम के प्रति साझा शत्रुता और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बीच पुतिन की यह यात्रा हो रही है। ये उत्तर कोरिया और रूस के बीच बेहतर होते संबंधों और बढ़ते सैन्य सहयोग को भी दिखाती है। प्योंगयांग शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें किसी भी देश पर हमला होने पर आपसी सहायता की प्रतिज्ञा शामिल है। समारोह के बाद किम ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित अब तक की सबसे मजबूत संधि है। यह राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा देगी। पुतिन ने कहा कि किम के साथ बातचीत में सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी चर्चा हुई। रूस समझौते के तहत उत्तर कोरिया के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग विकसित करेगा। पुतिन ने देशों के संबंधों को समानता और आपसी सम्मान पर आधारित बताया और कहा कि नया द्विपक्षीय समझौता आने वाले कई वर्षों के लिए दोनों राज्यों के बीच संबंधों का आधार बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किम उनकी अगली बैठक के लिए मॉस्को आएंगे। रूस और उत्तर कोरिया ने हेल्थ केयर, मेडिकल, एजुकेशन और साइंस के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। उत्तर कोरिया और रूस के बढ़ते संबंधों ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों में चिंता पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया द्वारा रूस को हथियार ट्रांसफर और हथियार कार्यक्रम की सहायता के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना से अमेरिका चिंतित है। दोस्तों, रूस और कोरिया के रिश्ते को ऐसे समझा जा सकता है कि किम खुद बुधवार की सुबह हवाई अड्डे पर पुतिन का स्वागत करने पहुंचे और मुस्कुराते हुए उनकी अगवानी की। यह यात्रा किम के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपने हथियार कार्यक्रम के कारण विश्व मंच पर अलग थलग रहते हैं। बीते कुछ साल में पहली बार कोई बड़ा नेता उत्तर कोरिया में है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने भी किम और पुतिन के बीच संबंधों पर काफी लिखा है। पुतिन की भी कोरिया के मीडिया में काफी तारीफ की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, IQAIR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के 10 वायु प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट ने बताया था कि भारत के 83 शहरों की हवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी गाइडलाइन से खराब है। अब एक और रिपोर्ट ने भारतवासियों के लिए चिंता खड़ी कर दी है। बुधवार को जारी हुए स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में करीब 1.6 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2021 में वायु प्रदूषण से 80 लाख से ज्यादा मौतें हुई है। इनमें भारत में 21 लाख और चीन की 23 लाख लोगों की मौतें शामिल है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज पर आधारित अनुमान के मुताबिक दक्षिण एशिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वायु प्रदूषण से जुड़ी मृत्यु दर 1 लाख में 164 है, जबकि दुनिया में यह औसत 1 लाख में 108 है। 2021 में वायु प्रदूषण ने सबसे ज्यादा भारतीय बच्चों को अपना निशाना बनाया है। 2021 में होने वाली बच्चों की मौतों में भारत में 1,69,400, नाइजीरिया 1,14,100, पाकिस्तान, इथोपिया 31,100 और बांग्लादेश से 19,100 मौतें शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखा जा रहा है। बच्चे वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लिए संवेदनशील होते हैं और वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान गर्भ में ही शुरू हो सकता है, जिसका स्वास्थ्य पर प्रभाव जीवन भर बना रह सकता है। बच्चों में दिखाई देने वाले प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य प्रभावों में समय से पहले जन्म, कम वजन, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है। 2021 में वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से 5 साल से कम उम्र के 2,60,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, जो कुपोषण के बाद दक्षिण एशिया में इस आयु वर्ग के लिए मौत का दूसरी सबसे बड़ी वजह बना है।